नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप देख रहे हैं बड़ी बहस लाइव। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। सरकार ने हाल ही में 3 ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे आने वाले समय में हजारों लाखों रोजगार पैदा होंगे। ऐसे में चुनाव से ठीक 1 साल पहले मिल रहे युवाओं को रोजगार क्या विपक्ष को मुद्दा विहीन और बेरोजगार बना देंगे? इसी पर है आज की बड़ी बहस। पहले एक रिपोर्ट के जरिए 3 फैसलों को समझिए और क्या इस पर विपक्ष का रिएक्शन है वो भी सुनिए। रोजगार के मुद्दे को उठाकर सूबे की सरकार को घेरने वाले विपक्ष एक बार फिर से सियासी तौर पर मुद्दे के लिहाज से बेरोजगार होने जा रहा है। 2022 से पहले योगी की सरकार किसी भी ऐसे मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती जिसका फायदा विपक्ष को मिल सके। यही वजह है कि बेरोजगारी पर विलाप करने वाला विपक्ष अब योगी सरकार की योजनाओं से मिलने वाले रोजगार पर विलाप कर रहा है। योगी सरकार के 3 ऐसे फैसले विपक्ष की बेरोजगारी राग को बेसुरा करने के लिए काफी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इस बाबत उनके द्वारा शुरू किए गए प्रयासों के नतीजे भी दिखने लगे हैं। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग यूपी के युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। कौशल विकास विभाग ने युवाओं के लिए अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कोर्सेरा के माध्यम से निःशुल्क ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किए हैं। इससे प्रदेश के युवा अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ट्रेनिंग हासिल कर इंडस्ट्री के लायक बन सकेंगे। तो वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किए गए एरो इंडिया 2021 में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से भी पवेलियन लगाया गया। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में यूपी सरकार कई कंपनियों से डिफेंस के क्षेत्र में 17 एमओयू साइन करेगी। ये एमओयू लगभग 5,000 करोड़ के बताए जा रही हैं। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने 3 फरवरी को पवेलियन में उद्घाटन किया था। साथ ही यूपी स्टॉल का भी शुभारंभ किया। साथ ही उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण केंद्रों को योगी सरकार ग्रामीण रोजगार का जरिया बनाने जा रही है। योजना यह है कि प्रदेश भर में 5,000 से ज्यादा गौ संरक्षण केंद्रों में स्थानीय लोगों की सहभागिता बढ़ाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। योजना की मंशा ये है कि उत्तर प्रदेश में 5,150 गौ संरक्षण केंद्र निराश्रित गौवंश के साथ बेरोजगार ग्रामीणों का भी सहारा बनेंगे। गौ संरक्षण से जुड़ी योजनाओं से स्थानीय लोगों को भी सीधे जोड़ा जाएगा। योजना के अनुसार गौ संरक्षण केंद्र और आश्रय स्थल की देखभाल के साथ ही गौवंश के स्वास्थ्य, टीकाकरण और स्वच्छता के क्षेत्र में भी स्थानीय लोगों की सहभागिता बढ़ाई जाएगी। इन फैसलों से मुद्दा विहीन समाजवादी पार्टी बेचैन नजर आ रही है। सपा नेता कपीश श्रीवास्तव ने कहा कि ये सारे सरकार की तरफ से नाटक हैं और ग्राउंड पर युवा बेरोजगार ही रहने वाला है। चली चला के बेले में योगी सरकार नित्य नए घोषणाएं कर रही है और पिछले 4 वर्ष का इतिहास रहा है कि उन्होंने बेरोजगारी को दूर करने के लिए और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में नगण्यता हासिल की है। और पहले तो योगी जी यही कहते थे कि हमारे पास रोजगार की कोई कमी नहीं है, बस प्रदेश में योग्य युवक उनको नहीं मिल रहे हैं। अब योग्य युवक भी मिलने लगे। 50,000 विदेशों में नौकरियां वो दिलाएंगे, जिसके लिए वो वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो अमेरिका से वर्चुअल कराएंगे। तो ये सब कहने की एक बातें हैं, प्रोपेगेंडा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर ये वास्तविकता हो तो इसका बिल्कुल स्वागत किया जाना चाहिए। अगर वो कर देते हैं, 50,000 लोग, 1 लाख लोग विदेश जाकर के नौकरी और रोजगार कमाने लगते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात होगी। फिलहाल यूपी में चुनावों के मद्देनजर 1 साल का समय बचा है और ऐसे में रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष राजनीति करना चाहेगा, मगर योगी की सरकार शायद कोई ऐसा मौका विपक्ष को नहीं देना चाहती। तो इस देश में बेरोजगारी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हर चुनाव में विपक्ष एक बड़े स्तर पर उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है। 2 करोड़ रोजगार का जिक्र हमेशा से राजनीति में होता आया, मौजूदा सरकार को जब भी काउंटर करना हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से चुनाव के ठीक 1 साल पहले रोजगार को कई तरीके से जुटाने की कोशिश की गई, उससे एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या विपक्ष को जो बेरोजगारी का मुद्दा मिला होता है हर बार चुनाव में, इस बार वो नहीं होगा। कुछ ऐसे ही रिएक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी। हमारे साथ मनोज पंडित बीजेपी से प्रवक्ता पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, वरुण पुरोहित कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं, बसपा से सतीश प्रकाश है। सतीश प्रकाश जी, आपका भी स्वागत है। और शशांक यादव हमारे साथ सपा से एमएलसी हैं, वो जुड़ेंगे कुछ देर बाद। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट ए.के. मिश्रा जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले मैं आ रहा हूं वरुण पुरोहित आपके पास, क्योंकि विपक्ष को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि समाजवादी पार्टी की सरकार पिछली बार थी योगी से पहले, तो उनसे भी रिएक्शन लेता अगर शशांक साहब होते। लेकिन मैं आपसे ये समझूंगा कि बेरोजगारी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है आप लोगों के पास,
लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि 2022 में जब आप बेरोजगारी के मुद्दे को उठाएंगे उस दौरान बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी आपको उस मुद्दे पर काम करने के लिए? देखिए, तो उत्तर प्रदेश के आखिरी चुनावी वर्ष में ही ये सब योजनाएं क्यों याद आ रही हैं योगी आदित्यनाथ जी को? 4 साल से क्या कर रहे थे? अभी आपने केंद्र सरकार का बजट देखा, उसमें एम्प्लॉयमेंट पे कोई स्ट्रेस नहीं दिया इन्होंने। अगर इनकी मंशा होती है एम्प्लॉयमेंट देने की तो नोटबंदी के बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते पूरे देश में। नोटबंदी के बाद और फिर जो कोरोना काल में जो बेरोजगारी बढ़ी है पूरे देश एक आंकड़ा में। बता देता हूं सर, एक आंकड़ा मेरे पास है। उस आंकड़े के मुताबिक 15 साल में जितने सरकारी नौकरियां दी गई वो 26,000 के आसपास थी, और योगी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में 26,103 सरकारी नौकरियां दी गई जो लोक सेवा आयोग के जरिए दी गई हैं। तो आपको नहीं लगता कि पूरे 4 साल काम किया गया? नहीं, 4 साल काम किया गया होता तो उत्तर प्रदेश में श्रमिक और जो युवा बेरोजगार सड़कों पे नहीं घूमते, इतने आंदोलन नहीं होते। रोटी रोजगार का संकट होता है जब भी आदमी सड़क पर आता है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में गांव-गांव में किसान आंदोलन चल रहा है। ये सबसे हेवीली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड हिंदुस्तान की स्टेट उत्तर प्रदेश है। अगर उसमें आप रेशियो देखोगे बेरोजगारी का तो देखिए ना, उसके लिए के मुंह में जी रहा है। इसके लिए गौ संरक्षण केंद्र लाए गए, वहां पर जितना भी काम होगा वो सब ग्रामीण अंचलों को तो फायदा पहुंचाएगा सीधे तौर पर। अब 12 महीने में हो जाएगा क्या सारा? 3 महीने 4 महीने पहले तो आचार संहिता लग जाएगी। तो है ना सर, आने वाले समय में असर तो दिखेगा ना। कोई भी योजना आती है तुरंत तो नहीं देती ना स्टेट में। ठीक है, घोषणाएं करेंगे। अभी बेरोजगारी गए तो आंकड़े की जगलरी करके ऐसा बता देंगे जैसे पूरे उत्तर प्रदेश को इन्होंने रोजगार उपलब्ध करा दिया। काउंटर आप दे दीजिए, फिर मैं सतीश प्रकाश के पास जाता हूं। अभी तक जितने वादे सरकार ने किए थे मुझे लगता है कि वो 90% हम लोग पूरे कर चुके हैं। अब विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि अभी 1 साल बाकी है और आप ऐसे ले आए योजना है, ये विफल हो जाएगी, हो नहीं पाएगी। तो आप तो अंतर्यामी तो है नहीं भाई। अगर कोई प्लानिंग हम कोई ब्लूप्रिंट बनाएंगे उसी पे तो काम करेंगे ना। आज हम लोग जो 50,000 बच्चों को जो हम लोग बाहर से फॉरेन ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं, ऐसी व्यवस्था तो कभी किसी सरकार ने नहीं की। हमें मालूम है कि हमारे पास इतना अच्छा प्रोडक्शन है, इतनी बढ़िया चीजें हैं कि जो उनको हम फॉरेन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। तो जितने ज्यादा रोजगार के साधन हम बच्चों को उपलब्ध करा सकते हैं वो बिल्कुल कराएंगे। और जो सरकार ने वादे किए थे वो सारे वादे हम लोग पूरा कर रहे हैं। अब इसीलिए इनको दर्द हो रहा है कि पब्लिक में जाके बोलेंगे। प्रकाश, आपकी तो सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, आपके समय में भी रोजगार की बड़ी बड़ी बातें की गई थी और रोजगार दिया भी गया था। आपका एक रिएक्शन ले लेता हूं इस पर। नहीं, देखिए 2-3 चीजें मैं आपकी बिंदुवार का जवाब दूंगा। आपने कहा कि यूपीएससी में 15 साल में 26,000 लोगों को रोजगार इन्होंने दिया। योगी जी की जब सरकार बनी तो 3 साल तक उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बंद रहा। जब से प्रशांत जी वहां पे अपॉइंट हुए तब ये व्यवस्था चालू हुई। 3 साल तक आपने बंद रखा। हायर एजुकेशन कमीशन टोटल बंद है। आपने बैकडोर एंट्री से 700 जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑफिसर थे जो जिनकी नियुक्ति के ऊपर सवाल है, क्योंकि वो आपके हित पसंद कर सकते, आपने उनको रेगुलाइज किया। दूसरी बात देखिए, बीजेपी को लगता है कि 2022 में कहीं ना कहीं वो राजनीतिक बेरोजगारी की तरफ बढ़ रही है। और बेरोजगारी का दर्द उसको अब समझ में आ रहा। अरे भाई, अमेरिका में 50,000 लोगों को आपको ट्रेनिंग पे भेजना था, तो ये काम आपने 3 साल पहले क्यों नहीं कर दिया? आज आप बेरोजगारी पर चर्चा कैसे कर रहे हैं? आपने तो सुनिए, और आपने 90% व्यवस्था की बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बदतर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। कोरोना काल में आपके यहाँ सबसे बड़ा घोटाला है, चाहे वो किट घोटाला है। आपके हॉस्पिटल्स में बच्चे बिना ऑक्सीजन के मर जाते हैं, दवाइयां प्रॉपरली मिल नहीं रही। तो आपने 90% क्या बात कर रहे हो आप? कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दिवालियापन है। देखिए, मंदिर बनाने से लोगों का हित नहीं होता। एक मंदिर बनाने को आप उपलब्धि मानते हो तो मुझे कहीं ना कहीं आपकी राजनीति के ऊपर थोड़ा सा मतलब। ठीक है मिश्रा जी, आपको मैं शामिल कर ले रहा हूँ, फिर इसके बाद मनोज पंडित का काउंटर ले लेंगे। नहीं है, सरकार का काम है कि लोगों के बिजली, पानी, सड़क इसकी व्यवस्था सतीश जी सुन लीजिए, आप ठीक है। सुनिए, अरे मैं आ रहा हूँ ना आपके पास। अरे 1 घंटे का समय सर। सर हरि अनंत हरि कथा अनंता, इनको रोकिए। अच्छा देखिए एंकर महोदय, मैं आपको बताऊंगा, आपका मुद्दा बड़ा गंभीर है और अर्थव्यवस्था इकोनॉमी रिलेटेड है जो कि हर आदमी को प्रभावित करती है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम आपने ये मुद्दा
छेड़ा है। और ये मुद्दा पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होना चाहिए, फैक्ट बेसिस पे होना चाहिए। और किस तरीके से रोजगार डेवलप किए जाते हैं हम कंपैरिजन करेंगे। मैं आपको बताऊं 20 से 25 साल के पहले उत्तर प्रदेश में पोटेंशियल ये था, जो लघु उद्योग होते थे हर आदमी को अपने घर में खेती भी करता था, एक रोजगार भी मिला था। कालांतर में जब सरकारें, राज्य स्तर की सरकारें आई सपा बसपा की, तो वहां पे रोजगार की परिभाषा बदल गई। वहां रोजगार की परिभाषा ये है, सीटें 100 हैं तो 1000 वैकेंसी निकाल के फुल कर दो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे शिक्षा हो, रोजगार मिल गया आप सबको। उसके बाद वो हाई कोर्ट में चला गया, वो स्टे हो गया, सारी चीजें हो गई, फिर वापस आ गई। सर सुन लीजिए ना, अभी मैंने खत्म नहीं किया है, सुन लीजिए सतीश जी। मैं मंदिर से क्या रोजगार मिलता है मैं वो भी आपको बता दूंगा। सर प्लीज सुन लीजिए, रोजगार को पहले सर सुन लीजिए ना। अपने सुनाएंगे तो कैसे चलेगा, दूसरे का तो सर जो मैं बात कर रहा हूं अभी आगे भी बात कर लेंगे, आप सुन लीजिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जब आपकी पार्टी को रोजगार को डेवलप करने के लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ताकि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिले। हर जिले में एक प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट चलाया है, मैं इनको बताता हूं, यहां ये दिल्ली में बैठे हुए हैं, मेरे अपने होम डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं, भदोही में कालीन की वहां पे रोजगार होता था, गवर्नमेंट ने उसको प्रिक्योर किया है कि हम कालीन के रोजगार को बढ़ाएंगे। पीतल इंडस्ट्री आपके बगल में ही मिर्जापुर जो था, वहां पे पीतल और इन बर्तनों का काम होता था, हर घर में काम होता था। सर हर डिस्ट्रिक्ट से यूपी में रोजगार डेवलप होगा, रिजल्ट आने में देर हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस पे जो काम हो रहा है रोजगार को डेवलप करने का, वो डेफिनेटली उस चीज को मानना पड़ेगा। जो रोजगार डेवलप करने के लिए जो नींव मजबूत की जा रही है, अगर वो संकल्पना जो है हकीकत में आ गई तो वो सारी चीजें जो है डेफिनेटली पूरी होंगी। कहीं पे भी आप देखिए इसी तरीके से रोजगार डेवलप किया जाता है। सरकारी खजाना खोल के आओ जी, आप भी आओ, बिना एग्जाम दिए बन जाओ, ऐसा रोजगार नहीं होता है सर। आप एंट्री करा रहे हैं ना हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर, आपने 700 जो टीचर्स है उनको परमानेंट किया, बाकी आपके पास 41 और 42 में जो कमीशन से आए हैं उनकी नियुक्ति आप नहीं दिला पाए। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, कब तक आप सरकारी नौकरियों, आपके लिए रोजगार का मतलब है कि सरकार धमाल की तरह बुला के दे दे, काम मत करो लेकिन तनख्वाह देती जाए, तो भैया ये रोजगार का डिफिनीशन नहीं होता है सर। आप जरा बदल लीजिए, सरकार दूसरे पैरामीटर पे काम कर रही है जो रोजगार का रियल डिफिनीशन होता है। आप अगर इस उम्मीद में बैठे हैं कि 30% नंबर लाके आप आईएएस टॉप कर जाएंगे तो ये रोजगार का मतलब नहीं है। ये पैमाना आप बदल रहा है सर, ये पैमाना आप बदल रहा है, वो नहीं सुनना क्या है सर, हद हो गई। आपके लिए रोजगार का मतलब ये है कि 20% नंबर लाके आप आईएएस टॉप कर जाइए। आपके दिमाग में जो रोजगार का मतलब भर दिया गया है ना कि एग्जाम ना दो तब भी आईएएस बन जाओ, तो भैया ऐसे रोजगार नहीं चलने वाला है। आप ये मान के चलिए, ऐसा रोजगार हमें नहीं चाहिए जनरेशन के लिए, बिना योग्यता के हमें रोजगार नहीं चाहिए। मैं फेवर करता हूँ जो जितना ऐसा प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार मिले। अरे सतीश जी जरा सुनिए, आपने भी जिक्र किया था मंदिर का, क्वांटिटी अभी भले नहीं डेवलप हो रही है लेकिन बेस बनाने का जो काम हो रहा है, अगर आपने जिक्र किया था मंदिर का तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छे रहेंगे। आपने जिक्र किया था मंदिर का, अगर मैं आपके सरकार के समय के पार्कों का जिक्र करूं तो फिर वो क्यों बनाए गए थे जब वहां से कोई फायदा ही नहीं है, अगर वहां से कोई रोजगार सृजित ही नहीं होते। मंदिर में मिश्रा जी सुनिए, मंदिर के अंदर सिर्फ मुखिया जी को पुजारी बनने का अधिकार है, उन पार्कों में मिश्रा जी भी जा सकते हैं, इनके बाकी आज पार्क में कौन जा रहा है देखिए जाके, आज पार्क में मूर्तियां भी साफ नहीं होती, बड़ी छोटी आज उन पार्क में मूर्तियां भी साफ नहीं होती, कोई नहीं जाता, किसी को मनाही नहीं होती सर, गलत सर, जिसकी आस्था है वो जा रहा है। आस्था का मंदिर है सर, मंदिर को किसी धर्म का मंदिर नहीं होता वो। आपकी नेता ने बड़ी बड़ी मूर्तियां अपने लगा के, आपकी नेता ने बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा के क्या दिए उत्तर प्रदेश को। सर मंदिर को आप बदनाम मत करिए, समझ गए, जिसकी आस्था है वो जाता है, हर तीर्थ स्थल पे जाता है, कोई रोक टोक नहीं है। क्या मतलब, जिसके पास रोजगार नहीं है उसको मंदिर से क्या मतलब है ना, कानून व्यवस्था का मंदिर से क्या मतलब। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं बताओ सर, दलीलों में कहा जा रहा है सर, ये तो सतीश प्रकाश जी कुछ भी बोलेंगे क्या, का पता ही ये तो परिभाषा ही नहीं है। अगर मंदिर से मतलब नहीं है तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों अपना लिया,
आप मुझे बताइए ना, अगर धर्म से मतलब नहीं था तो बाबा साहब सारे धर्मों को टेस्ट करते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया, क्यों चले गए बुद्ध की शरण में सर? जब धर्म से मतलब नहीं है किसी को। अधिकार नहीं हमारा, हम समानता की सर गलत तर्क मत दीजिए, हद हो गई। किसको समानता असमानता की बात कौन कर रहा है सर? कौन से मंदिर में असमानता की बातें हुई है मुझे बताइए? कौन से बुक में, कौन से नदी में किसी को नहाने से रोका गया है? वो तो अव्यवस्था के ऊपर ही खड़ा है ना सर। गलत चीजों को प्रतिपादित मत करिए। आप पहले भारतवर्ष के सिद्धांत को समझिए, हजारों साल की परंपरा को समझिए, उन कमियों को उस सवाल को निकाल फेंकिए। अब समय भारत आधुनिकता की तरफ जा रहा है। कैसे? हम पहले भी बहुत आधुनिक थे, हमें आधुनिकता की परिभाषा मत बताइए सर। हम तो दुनिया में सब, हमारी परंपराएं दुनिया में मोस्ट मॉडर्न परंपराएं हैं सर, मोस्ट साइंटिफिक। चर्चा कहाँ की कहाँ चली गई है, चर्चा कहाँ की कहाँ चली गई है। खैर वापस मैं वहीं आ जा रहा हूँ, देखते हो वो हमारे, मैं वापस वहीं आ रहा हूँ। ठीक है मिश्रा जी, सतीश जी रुक जाइए, आपने बहुत, अरे सतीश प्रकाश आपने बहुत मुद्दे को भटका लिया, रुक जाइए, रुक जाइए। वरुण पुरोहित, 2022 आपके लिए एक बिगेस्ट चैलेंज होगा, क्योंकि आपके पास जो तुर्क का इक्का था आपने वो भी चल दिया प्रियंका गांधी का, और ऐसे में प्रियंका गांधी जब से आई है तब से ये बात कह रही, 2019 के समय में भी उन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया था, राहुल गांधी भी हमेशा यही मुद्दा उठाते हैं। 22 में आप बेरोजगारी का मुद्दा कैसे उठाएंगे? देखिए प्रियंका गांधी जी ट्रंप का इक्का नहीं, यूपी के लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए लोग उनको इंदिरा गांधी जी का प्रतिबिंब उनमें देखते हैं। और प्रियंका गांधी जी की जो भी नीति उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन को मजबूत करने की चल रही है, उसको आप 2022 में देखेंगे हम कितनी सीटें जीतेंगे, कितना हमारा वोट शेयर बढ़ेगा। रही बात रोजगार की, तो कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है, आप देखिए अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए पूरी दुनिया में अगर कोई स्कीम आई है सबसे बड़ी तो कांग्रेस पार्टी लाई मनरेगा। आज भी भारतीय जनता पार्टी मनरेगा के सहारे ही, अभी कोरोना काल में इन्होंने कहा कि मनरेगा में हमने इतने बढ़ा दिए, मनरेगा नहीं होता तो गांव गांव में लोग बड़े परेशान हो जाते, उनकी हालत आप देख बद से बदतर हो जाती। तो हमारी जो विजन कांग्रेस पार्टी का है वो कभी भी धार्मिक झगड़े कराना, समाज के टुकड़े करना ऐसा नहीं रहा है। अभी कुछ समय से आप जो अभी 10-15 साल का जो परिप्रेक्ष्य आप दिखा रहे हो मनोज जी का काउंटर वो जो है पिछले 15 सालों में धार्मिक उन्माद और समाज में विघटन होना, ये सब चीजों के कारण ये क्षेत्रीय दल उभर कर आए और भारतीय जनता पार्टी भी उभर कर आई। लेकिन अब ये वापस स्थिति शांत हो चुकी है, लोगों के समझ में आ गया झूठ पाखंड से देश की सरकार नहीं चलती, विजन नहीं चलता। आप 12 महीने पहले कह रहे हो हम इतनी नौकरियां दे देंगे, हम अमेरिका से प्रशिक्षण कराएंगे, विजुअल कराएंगे। अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि भारत में आधुनिकता पहले से ही है, तो भाई अमेरिका से क्यों लोगे आप ट्रेनिंग? क्या यहाँ कमी है क्या ट्रेनिंग देने वालों की? और उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो अवसर है सर, वो ऑप्शन है, वो ऑप्शन है, वो स्किल डेवलपमेंट है ना सर। आपको स्किल किया जाएगा, इस लायक किया जाएगा कि अगर आप विदेश में भी जाकर नौकरी करना चाहें तो वहां जा सकते हैं। फिरोजाबाद ले, मुरादाबाद ले, सब जगह मौजूद है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में उसको खाली फाइनेंस करके मैनेज करने की जरूरत है। जितना अपने देश आप फिरोजाबाद के गिलास इंडस्ट्री को देखिए, जब से चाइना का गिलास आया है, अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा ना, खराब हो गई है। एक हमने आप क्यों नहीं चाइना के प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाते हो? चाइना के आगे घुटने क्यों टेक रहे हो आप? हटा दीजिए जरा, बोल दीजिए अमेरिका में जीरो का यूज ना करे, या जितनी बार यूज करे $0.001 हमें दे दे। एक दिन जितनी बार जीरो यूज मैंने आपके बीच में नहीं बोला, नहीं पाएगी। ऐसी संस्कृति हमारी नहीं है कि बीच में बोल बोल के दूसरे को बोलने नहीं दे। नहीं तो आप गलत बोलेंगे तो सुनता रहेगा क्या? आप बताइए, आप आधारहीन बात करेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है तो क्या करेंगे आप? मुझे बताइए, आप आधार वाली बात कर रहे हो क्या? और क्या? कौन से आप बताइए, आप कहते हो आप रोजगार आपने, ये आधार है आपका, 4 साल में पैदा किए रोजगार आपने। क्यों 4 साल में? जितना 15 साल में और सरकारों ने दिया है उससे हमने 4 साल में उससे ज्यादा काम किया है। आप देखिए 26,000 रोजगार हमने 4 साल में दिया, आप 15 साल में नहीं दे पाए। आपने काम किया, आप क्या बात कर रहे हैं? सड़कों पे नहीं आती, कोई सड़क पे नहीं है। आप ये भी आपके बनाए हुए लोग हैं, ये भी आपका जो भ्रम फैल रहा है उस चीज विरोध करे, उस पर आप FIR दर्ज कर दोगे, बंद कर दोगे। अच्छा वरुण पुरोहित साहब, अपनी बात आपने ये बात 2019 में बहुत दोहराई थी, पकौड़े वाली बात बहुत दोहराई थी, और शायद 2017 में भी आपने बेरोजगारी का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था। तो आपकी बात सुन नहीं रहे,
तो आप जरा सही से भाई, मैसेज चाय कन्वे भी तो पकौड़े की करना सरकार थोड़ी चाहिए सीखिए। थी अगर आप आदमी को, समझाना रोटी चाह रहे हो तो रोजगार लोग समझ चाहिए क्यों था। नहीं रहे? ये जिसको रोजगार मिला है वो प्रोपेगेंडाइज्म वोट जितना देगा, कर ले, जिसको नहीं मिला वो अब नहीं एक देगा। लिमिट होती और है अगर हर वोट चीज मिला की। है तो मान लीजिए कि मिला है, फिर अरे भाई, रोजगार भी मैंने मिला आपको है। कब कहा इनको वोट नहीं मिला? मैंने कब कहा आपको इनको वोट नहीं मिला? मैं तो मैंने ये कहा कह रहा हूं कि फिर 2022 में रोजगार के हम मुद्दे लेके पर आप आएंगे, विफल रहे ज्यादा से ना, ज्यादा सीटें इस लाएंगे। बात को मानिए ना कि आप रोजगार के मुद्दे पे विफल रहे, आप नहीं उठा नहीं, पाए, हम आप क्यों कन्वे विफल नहीं रहे? कर पा जनता पाए। को प्रोपेगेंडाइज्म से इन्होंने घेर रखा है। आप कहां चले गए? पूरे भारत की बात करो, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस बात इतनी करो। बड़ी पार्टी है, वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कहां चला गया? खत्म हो गया क्या सारा का सारा? अरे आपको भाई, बताइए। आप आप प्राइवेटाइजेशन से समेट के रोजगार कहां आ उत्पन्न गए? कैसे करोगे? आप खुद अपने निजीकरण से गरिमान में झांक के दोगे देखिए क्या रोजगार कि आप को? समेट के कहां आ गए, आप कहां खड़े थे? आज 3 स्टेट अरे में भाई, सिर्फ आप आपकी हमारी सरकारें हैं। पार्टी की बात मत करो, आप रोजगार की बात करो। रोजगार की बात ही हम हम तो कर रहे हैं वापस आ आपसे। जाएंगे, हम वापस आ जाएंगे। बिल्कुल, आप आप 3 साल पहले पूरे अखबारों में छपता था कि ये सारे राज्य भगवा हो गए, फिर कहां गए सारे राज्य आप लूज करते चले गए। आप कांग्रेस की, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कमी ढूंढते रहते हो, उसके बजाय ग्राउंड लेवल पे जनता का काम करते तो आज ये स्थिति नहीं होती। मित्र, हम आपको जनता का जो काम बहुमत कर रहे हैं, दिया तभी पूर्ण जनता बहुमत से ने, दोबारा सरकार बनाई जो है। बहुमत आपको जब दिया, अगर हम उसके जय अनुरूप जनता का काम आप ना खतरे किया होता बिल्कुल नहीं तो उतरे हो आप। शायद इतने आप प्रचंड बिल्कुल बहुमत से बहुमत दोबारा के ना हिसाब आए से काम नहीं कर होते। रहे आज हो। बिहार आपके आप सामने FIR है, दर्ज कर आप रहे हो, बंगाल आप आपके उसको सामने दबाना आने चाहते वाला हो, है। लोकतंत्र को आप समाप्त देखिए करना क्या होने चाहते हो। वाला है। अच्छा, सतीश जी भाई, कुछ कहना आपको चाह रहे अभी थे, क्यों सतीश जी आप रोजगार बोलिए, की फिर बातें मिश्रा जी याद आपके आ पास रही आ है? रहा हूँ। 4 साल क्या कर रहे थे आप? ठीक है वरुण साहब, देखिए 4 साल का हिसाब किताब तो जनता दे देगी ना, क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, 22 में पता लग ये जाएगा। घबरा क्यों रहे, चिल्ला अब क्यों आप रहे? तो विपक्ष में हैं, 12 आपका तो महीने, काम है 8 ये महीने कहना के कि कुछ लिए नहीं किया। आपको रोजगार थोड़ी ये दे मेन दोगे तो किसी जनता को। बताएगी ना। रेलवे को सतीश जी, निजीकरण कर रहे हो, LIC का ठीक है निजीकरण वरुण, कर रहे हो, ठीक है रोजगार वरुण, तो समाप्त कर रहे हो देखिए, आप। उत्तर ठीक है भाई। प्रदेश में आप मुजफ्फरनगर में आज जो देखेंगे 50,000 लोगों की भीड़ आज इकट्ठा हुई है। और यही किसान था जो बीजेपी को शहर से उठा करके गांव की तरफ लेकर के गया। आज यही किसान आपको उत्तर प्रदेश से बाहर करेगा। अभी समय है, मंथन कीजिए। रोजगारी, देखिए रोजगारी के ऊपर चर्चा करने से ज्यादा बेहतर है कि 4 साल में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया है। आपके पास आंकड़ा नहीं है, आपका यूपीएससी बंद रहा, ये आपको पता है। जब से प्रशांत जी गए है ना, उनकी तारीफ करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो बिजली व्यवस्था थी रोजगार की, उसमें थोड़ा सुधार आया। लेकिन 3 साल तक तो आपने व्यवस्था खराब रखी ना। और यही किसान, मुझे एक बात बताइए कि सबसे ज्यादा कोरोना काल में जो माइग्रेटेड लेबर से जो प्रभावित राज्य था वो उत्तर प्रदेश था। अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल रहा था तो उत्तर प्रदेश के लोग अलग स्टेट में क्यों जा रहे थे, आप बताइए ना। दूसरे नंबर पर आपका बिहार आया। और जो माइग्रेटेड लेबर थी उसके साथ जिस तरह का प्रदेश सरकार ने व्यवहार किया, उसको पहले दूर रखा, साधन से उसको दूर रखा, उसको आने जाने के साधन नहीं दिए, उसके पास खाना नहीं था, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में सरकार का एक मानवीय चेहरा जो निकल के आना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो नाराज रहा। यही वो कारण बनेंगे कि जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी 2022 में इन सवालों का, जो जनता के सवाल है, इनका जवाब इनको देना पड़ेगा। ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। बेरोजगारी और रोजगार ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि हमेशा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर युवाओं के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में रहे और चुनावों के दौरान इसका जिक्र सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि भारत में युवाओं जो वोटर है उसको लुभाने के लिए रोजगार एक बहुत अच्छा विषय होता है। लेकिन इस बार जिस तरह से सूबे के अंदर 3-4 साल में काम हुआ और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में 3-4 फैसले लिए गए, उसके बाद यह चर्चा बहुत जरूरी है कि क्या भविष्य में ऐसे रोजगार के अवसर पैदा कर दिए जाएंगे। ओडीओपी, डिफेंस कॉरिडोर और खासकर कोरोना काल का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से स्किल मैपिंग कर और तमाम जो सेटलमेंट किए गए रोजगार को लेकर वो भी काबिल तारीफ था और कई जगहों पर सरकार की इसके लिए तारीफ हुई। मनोज पंडित, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अभी सतीश प्रकाश जो कह रहे थे उस पर रिएक्शन भी दीजिए और उसके आगे मैं फिर चर्चा के लिए आगे बढ़ता हूं। तुषार जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि हम, सरकार ने एक शिक्षा नीति बदली। शिक्षा नीति क्यों बदली? पहले की जो शिक्षा नीति थी वो ये थी कि बच्चे को रट्टा लगाना है, सिर्फ घोट के पिला दो उसको, डिग्री दे दो, चाहे उसको रोजगार मिले चाहे ना मिले। अब जो नई शिक्षा नीति है वो ये है कि हम बच्चे को रट्टा नहीं लगवा रहे, उसको हम पहले दिन से 6th 8th के बाद जब बच्चा अपने आप को थोड़ा सा बालिग समझने लगता है, खड़ा होने लगता है, उसके बाद हमने उसको कहा कि आप प्रैक्टिकल, थ्योरिकल नहीं, प्रैक्टिकल उसको हम लोग खड़ा करें। और उस प्रैक्टिकल से जो है उसको, आपने सही कहा कि रोजगार ऐसा नहीं है कि हम लोग
हम में काबिलियत नहीं है, और सरकार, मिश्रा जी ने भी कहा कि भाई ठीक है, आपको सरकारी रोजगार का मतलब ये थोड़ी कि खाली सरकारी नौकरी मिलेगी, आप सरकार के दामाद हो जाएंगे तो उसे रोजगार काउंट करेंगे। अगर हमने स्किल कर दिया 50,000 बच्चों को, जो हम बाहर से वर्चुअल उनको एजुकेशन दिला रहे हैं, उनको सिस्टम बता रहे हैं, हाईली एजुकेटेड स्किल्ड होंगे, बिल्कुल हाई एजुकेटेड स्किल्ड होंगे, और उससे क्या होगा कि जब आपके पास काबिलियत होगी तो लोग चल के आएंगे, लोग आपके पास दौड़ के आएंगे कि आप हमारे पास भेज दीजिए, और आत्मनिर्भरता भी तो बढ़ेगी। सीधे तौर पर आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, आप अपने काम शुरू कर सकते हैं और रोजगार दे सकते हैं। मिश्रा जी, आपका क्या ख्याल? देखिए, आज जब से देश आजाद हुआ है हम तब की बात करते हैं, छोड़िए बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, देश के लिए पूरा रोजगार डेवलप करना हमेशा से ही एक चुनौती रहा है। आधा तिहाई इंतजाम हुआ है, कभी भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। मैं सारी सरकारों को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, आपने अपने टाइम पे बेस्ट किया, लेकिन हर साल हर चुनाव में रोजगार एक अहम मुद्दा होता है। आज तक हम क्यों नहीं रोजगार के मामले में आत्मनिर्भर हो पाए? उसके पीछे कारण है। जो इकोनॉमिक के स्टूडेंट या टीचर्स हैं वो जानते होंगे रोजगार एक बाई प्रोडक्ट होता है। रोजगार डेवलप कैसे होता है? जब इंडस्ट्री, उद्योग धंधे, चाहे वो एग्री से रिलेटेड हो, चाहे घरेलू उद्योग धंधे हो, चाहे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की फैक्ट्री हो, जब ये डेवलप होंगे तो रोजगार अपने आप डेवलप होगा, पहली चीज। अब ये कैसे डेवलप होंगे? परमानेंट व्यवस्था कैसे की जाए? ये डेवलप होता है जब बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। जो काम हम आज कर रहे हैं, 6 लेन 4 लेन हाईवे बना रहे हैं, डबल डेकर हम मालगाड़ी चला रहे हैं, ये हाईवे बनाने का सिलसिला अमेरिका ने सन 70 में अपने देश में पूरा कर लिया। हम 50 साल पीछे हैं सर। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि 70 सालों के प्रयास के बाद भी आज रोजगार वैसे ही समस्या बनी हुई है, इसको कोई दूर नहीं कर पा रहा है। तो कम से कम एक बार ये चीजें, जैसे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, रोड, रेल, नहर, ये सब चीजें डेवलप हो जाए, इंडस्ट्री के लिए माहौल मिलेगा, अपने आप रोजगार डेवलप शुरू हो जाएगा, डेवलपमेंट उसका। उसके पीछे रीजन है कि इंडस्ट्री शुरू हो जाएंगी, आप वो चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि जो स्पेशली यूपी गवर्नमेंट ने, सबसे ज्यादा पोटेंशियल यूपी में है, कंज्यूमर भी वहीं पे है, मार्केट भी वहीं पे है, लेबर भी सबसे ज्यादा वहीं पे है। इनका एक प्लान बहुत अच्छा है कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट लिया जाएगा, और उसका रीजन है, आप छोटे से छोटे जिले में यूपी में चले जाइए, कोई ना कोई खासियत है। बनारस की साड़ी है और धर्म से रिलेटेड है, इसी तरीके से इलाहाबाद में अमरूद का है, प्रयागराज में, मिर्जापुर में बर्तनों का बहुत बड़ा काम था, हमारे बचपन की बात है, आज वो ठप। भदोही में कालीन है, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली में सूरमा का रोजगार कितना बड़ा था, चांदी का झुमका वगैरह, इन सब चीजों के आभूषण का कितना बड़ा रोजगार था। अब हुआ क्या? रोजगार की जब डिफिनीशन बदल गई सरकारों में कि रोजगार का मतलब है सरकारी नौकरियां, तो सरकार भी उसी चीज पे ध्यान देने लगी कि जी वैकेंसी निकालो, भरो, और बाकी जो यानी प्राइवेट सेक्टर उद्योग धंधे हैं उनको एक तरीके से डिमोट तो नहीं, लेकिन नेग्लिजेंस उनकी शुरू हो गई, तो वो धंधे डूबते चले गए। लोगों के जो स्वरोजगार के ऑप्शंस थे, यानी रोजगार के जो ऑप्शंस थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए। तो गवर्नमेंट इस चीज को रिवाइव कर रही है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अभी फिगर्स देश के फेवर में, प्रदेश के फेवर में नहीं है, लेकिन एक बार इस समस्या का निदान हो जाएगा, सरकार आगे किसी की भी बने, हाँ, भविष्य की तस्वीर सुखद होगी अगर ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो माहौल बन रहा है, 5-6 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार के दौरान ये भविष्य की तस्वीर को सुखद करने की कदम बढ़ाए, क्योंकि ये भी बहुत एक करेजियस मुझे लगता है स्टेप होता है जब आप अपनी सरकार में उसका रिजल्ट ना दिखा पाए, लेकिन आप भविष्य को बेहतर देखते हुए चल रहे हैं कि देखिए आज हम करेंगे, 5 साल बाद इसका असर आएगा। ये एक बहुत साहसिक कदम है मेरी नजर में। तो सतीश प्रकाश साहब हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। वरुण जी, रिएक्शन आपका? जी, मिश्रा जी ने एनालिसिस किया, बढ़िया किया। मैं आपको बताऊं, भारत में समाजवादी व्यवस्था कंटिन्यू कर रही थी। जब से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने आर्थिक सुधारों का, मैं उनके लिबरलाइजेशन के पक्ष में कभी नहीं रहा हूं, उनकी पॉलिसी में समर्थक नहीं रहा हूं, लेकिन वो एज ए कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर आकर के जो पॉलिसी लाए उसको प्रकाश में ला रहे हैं मिश्रा जी। उन्हीं की थी प्राइवेटाइजेशन करने की और स्किल डेवलपमेंट करने की, उसको प्रोपेगेंडाइज्म बीजेपी कर रही है। जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो अरे भाई, आप मेरे को बीच में बोलने तो मैं नहीं बोला ना, बोलिए, क्षमा प्रार्थी हूँ, बोलिए। हाँ, मैं आपको बीच में नहीं टोका। प्राइवेटाइजेशन जो है, आप जो बात कर रहे हो, भारत का जो इकोनॉमिक्स की आप बात कर रहे थे, मिक्स्ड इकोनॉमी का जो नेहरूवियन मॉडल था, वो ही सक्सेसफुल था। अगर आप 100% प्राइवेटाइजेशन कर दोगे
तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है। अभी आप जो बात कर रहे हो स्किल, हमारे हर जिले में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में, छोटे से छोटे टाउन में भी कोई ना कोई स्किल रही है। उसको प्रमोट करने की जो पॉलिसी है वो अमेरिका थोड़ी सिखाएगा। ये तो हमको आपस में, हमारे पास में वित्तीय साधन उपलब्ध कराने की ताकत होनी चाहिए उन लोगों को। और जो विदेशी कंपनियां, जैसे मैंने आपको फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, चाइनीज जब से ग्लासेस आए, चाइनीज आइटम्स आए हैं, हमारे जो आइटम है वो पिछड़ गए हैं। तो हमको उस कंपटीशन में हमारे जो काम करने वाले लोग हैं उनको कैसे डेवलप करें, हम तो आर्थिक सहारा देना होगा। और उनके प्रोडक्ट की और चाइनीज प्रोडक्ट की जो रेट्स हैं, फाइनेंशियल रेट्स हैं, उनका कंपैरिजन कैसे होगा, उस चीज पे ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। और इलेक्शन जो 22 का होगा, मैं आपको बता रहा हूं, प्रियंका गांधी जी की हवा चलेगी। इनको प्रियंका गांधी के नाम से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। हवा चलेगी तो चलेगी आपकी, और उसको वो समझ रहे हो। और डेमोक्रेटिकली और पॉलिटिकली इमेच्योर सरकार है इस समय। हमें इंतजार है सर, हम तो चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष हो, एक ऑप्शन बड़ा मजबूत सा हो। विपक्ष नहीं होगा, बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। गांधी के मैं वरुण जी की बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। मिश्रा जी को मैं वरुण जी की बातों में ऐड ऑन करता हूं, और मैं वरुण जी की प्रशंसा भी करता हूं कि एटलीस्ट इन्होंने प्योर इकोनॉमिक्स की बात की। छोड़िए सरकार किसी की भी रही हो, इन्होंने जो एक चीज बताई कि चाइना से हम कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। हम कॉम्पीट क्यों नहीं कर पाते हैं सर? उसका उदाहरण देखिए, फिरोजाबाद से अगर चूड़ी बनी है और उसको बॉम्बे जाना है, या किसी एक, पहले सिंगल लेन की रोड होती थी, कितना डीजल और पेट्रोल लगता था, और एक हफ्ते में ट्रक से जो है पहुंचता था। जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप हो जाता है तो इतनी तेजी से बिजनेस एक्टिविटी होती है कि टाइम भी बचता है और आपकी कॉस्ट कटिंग भी होती है। चाइना के साथ प्रॉब्लम केवल कॉस्ट फैक्टर ऐसा है कि हम कॉम्पिटिटिव कॉस्ट नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये जो काम हो रहे हैं, अगर माइक्रो लेवल पे आप जाके देखेंगे, ये सारे के सारे कॉस्ट कटिंग की है। अभी डबल डेकर की ट्रेन चली है ऑल ओवर इंडिया में, शाम को मटेरियल रखिए, सुबह वो कहीं ना कहीं कलकत्ता या बॉम्बे पोर्ट पे पहुंच जाएगा। टाइम और उसके साथ साथ कॉस्ट की भी बचत होगी। तो मेरे कहने का मतलब, जो ये 5-6 बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर हैं, अगर उसको डेवलप कर दिया जाए, मैं बोलता हूं गवर्नमेंट हाथ पैर तोड़ के भी बैठ जाए, रोजगार अपने आप डेवलप होते चले जाएंगे। क्योंकि भारत की जनता के अंदर इतनी तो क्षमता है कि अगर उसको माहौल मिल गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, तो वो अपने आप अपना जुगाड़ कर लेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी से कम उद्यमी, पुरुषार्थी या टैलेंटेड हम लोग नहीं है। अच्छा, आप सीधे तौर पे मैं आ रहा हूं अब मनोज आपके पास। सीधे तौर पर देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से अभी इकोनॉमिक्स की बात हुई और कोरोना काल की तरफ जब थोड़ा मैं चलूंगा, क्योंकि कोरोना काल के समय स्किल मैपिंग की गई। स्किल मैपिंग करके आपने रोजगार दिया। आप ओडीओपी पहले से लेकर आ रहे थे, इन्वेस्टर्स आप बड़े बड़े लेकर आ रहे थे। जब ये सब होगा तो आने वाले समय में रोजगार भी पैदा होगा। लेकिन इसको आप समझाएंगे क्या, कैसे? क्योंकि ये सारी योजनाओं का रिजल्ट तो बहुत बाद में पता लगेगा। फिलहाल तो आपको इंस्टेंटली दिखाना पड़ेगा हमने कितने रोजगार दिए, कितने रोजगार मिले। तुषार जी, सरकार के जो अभी हम लोग जो लेके आ रहे हैं, उसके जो परिणाम हैं उनको आने में थोड़ा समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने कोई जादू की छड़ी घुमाई और वो आपने आज घुमाई और उसका रिजल्ट कल मिल गया। अभी बोला मिश्रा जी ने कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो कनेक्टिविटी है, अगर हमारे हाईवेज अगर सिंगल थे तो माल नहीं जा पा रहा था। आज देखिए कि पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, जितना काम पूरे नहीं हुआ उससे ज्यादा काम हम लोग कर चुके हैं नेशनल हाईवेज पे। आप एक भी बताइए कि यही गलती है आप लोगों की। आप बार बार कहते हो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के बेसिस पे तो आप काम कर रहे हो। नहीं, बेसिस हमने नहीं, आप राजीव गांधी जी नहीं लाते टेक्नोलॉजी, तो आप आज कर सकते थे क्या स्काइप पे बहस? अरे ऐसा थोड़ी है कि शादी ना होती तो बच्चा ही ना पैदा होता। आप वरुण जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो भाई? जब देश आजाद ना होता तो हम लोग क्या, हम तो गुलाम ही होते ना, हम तो अंग्रेजों के गुलाम ही होते। इसका दूसरा देखिए क्या है, ये जो थोड़ा सा मुझे लीजिएगा, देखिए क्या है, हमारे जो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, आप जरा मुझे ये देखिए, आजादी के टाइम पे चाइना हमारे साथ आजाद हुआ, जापान हमारे साथ, हमसे बाद में 3 साल बाद आजाद हुआ भाई, हमारे साथ थोड़ी हुआ। नहीं, ये सरकार की इफिशियंसी देखिए, 60 साल 70 साल विपक्ष की सारी सरकारें रही। जापान की इकोनॉमी हमको उधार देती है साहब। हाँ, चाइना तो छोड़ दीजिए, दुश्मन मुल्क है। सैमसंग वगैरह जिन देशों से आती हैं, उनके टक्कर की 70 साल में हम एक कंपनी, क्योंकि रोजगार की डिफिनीशन आपकी पॉलिटिक्स से लिंक थी। आपकी रोजगार की डिफिनीशन ये थी कि जिसमें वोट हमको मिले, पहले उसको रोजगार आप मानते थे। नौकरी दे दीजिए, कैसे भी कर दीजिए, साइकिल दे दीजिए, लैपटॉप दे दीजिए।
साहब अगर देश को परमानेंट, अगर आपको रोजगार देना है, परमानेंट डेवलपमेंट देना है, मैं बोलता हूं कि 70 साल की परफॉर्मेंस आप देखेंगे सर, तो वो नील बटे सन्नाटा है, केवल पेट फाड़ने का जुगाड़ किया हुआ है। एक जीटी रोड थी, वो भी शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। शामिल हुई क्या चीज? आप जो कह रहे हो 70 साल की बात कर रहे हो, 5 साल इनका भी टेन्योर था, कहीं छिटपुट इनका भी टेन्योर था। 90% तो आप ही लोगों के हाथों में थी ना सर। 90 कैसे हो गया? 7 साल वाजपेयी जी थे, 6.5-7 साल इनको हो गए। सर कितने परसेंट होगा? 5% से भी ज्यादा तो नहीं होगा टाइम। नहीं, ये हाईवे वगैरह की संकल्पना तो वाजपेयी जी ने ही की थी ना। एक बात, हाईवे की संकल्पना गोल्डन क्वाड्रिलेट वगैरह तो वाजपेयी सर की ही थी ना, वाजपेयी जी की ही थी ना। नहरों को जोड़ना, नदियों को जोड़ना। इंदिरा जी का योगदान नहीं है, राजीव जी का योगदान सर नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, हम तो कहते हैं सबका है, हम तो कहते हैं आपका भी योगदान है, एक आपका भी योगदान है, पर योगदान सबका है। एक रेशनल ग्रोथ देखिए, ग्रोथ की जो स्पीड होती है, ये चीजें जो हो रही हैं, मैंने आपको बताया ये सारी चीजें अमेरिका हमसे 1970 में कर चुका है, तो क्यों नहीं 1965 में, 70 में, 80 में हमने किया। 80, 70, 80 में या जब आप हुए, आपने तो सेना के ऊपर ध्यान भी दिया 10 साल के बाद। हारने के बाद आपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया। अमेरिका से कंपैरिजन भारत का थोड़ी हो सकता है अभी। क्यों नहीं हो सकता है सर? क्यों नहीं हो? नहीं, वो कितने साल हो गए उनको आजाद हुए? कितने साल हो गए सर? आजाद होने की क्या बात है? आप किससे कंपैरिजन करेंगे सर? चलिए आपके साथ जो आजाद हुए हैं, आप चाइना से कर लीजिए, आप साउथ कोरिया से कर लीजिए, आप जापान से कर लीजिए साहब। बोलिए ना जिसके साथ आपको डेवलपमेंट के मामले में, छोड़िए अमेरिका को, आप ब्रिटेन से कंपैरिजन कर लीजिए। यूपी का 1/4 है, लेकिन आपको फिर वही बात, आप जापान कोरिया से करते हो तो समझ में आता है, अमेरिका ब्रिटेन से कैसे कर सकते हो जो आजाद हुए कितने साल हो गए? हद हो गई सर। आप वही बात मैं बोलता हूं, चलिए ना आप चाइना से करके दिखाइए ना। वो 13 हमसे भी 3 साल बाद में आजाद हुआ। वो 13 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम 3 ट्रिलियन पे बैठे हैं। और चाइना की जो पॉलिटिकल सिस्टम उसका कंपैरिजन तो आपने क्यों नहीं बनाया सर? आपको मना किया गया था क्या? विजन तो हमारी सरकारों का था ना, हमारी सरकारों ने क्यों नहीं बनाया? लोकतंत्र में हमारी सर हद हो गई। हमारी सरकारों को किसी ने रोका था क्या? ट्राई तो किया गया था ना, इमरजेंसी वगैरह लगाने के लिए भी सारी सरकारों ने लाठी का प्रयोग तो किया था ना। आप इमरजेंसी को चाइना के रूल पॉलिटिकल सिस्टम से मत जोड़िए। एक कोशिश हुई थी सर कि हम उस तरीके का सिस्टम ले आ दें, एक कोशिश तो हुई थी ना, लेकिन फेल हो गए। बात करते हो चाइना सर देखिए, इकोनॉमिक मुद्दे पे बात करिए और इकोनॉमिक प्रिंसिपल पे बात करिए। अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में देखना होगा, हमें उस तरफ देखना होगा कि क्यों कुछ लोग हमारे साथ आजाद हुए हमसे ज्यादा डेवलप हो गए। सर जापान हमसे ज्यादा तबाह हो गया था, लेकिन ये कैसे कहते हो? जापान हमसे ज्यादा तबाह हो गया था सर। जापान जैसी तबाही हमने नहीं देखी थी। मोदी जी ने कर दिया क्या 6 साल में सब? अरे सर किसी सरकार ने नहीं किया, मैं तो इस चीज को बोल रहा हूं। स्टिल अवेटेड, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। नहीं, जिस लेवल पे हमें पहुंचना है, देश की जनता अभी भी इंतजार कर रही है। मैं बोल रहा हूं कि 120 करोड़ की सस्टेनेबिलिटी के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है, उसके लिए सस्टेनेबिलिटी के लिए जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो आज तक डेवलप ही नहीं हुआ। हमारे सामने हमारे गांव में लाइट नहीं होती थी, जबकि देश को आजाद हुए 30 साल, देश की आजादी के 30 साल बाद हम पैदा हुए हैं सर। डेवलपमेंट हुआ, मैं नहीं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं डेवलपमेंट हुआ, लेकिन क्या ये सफिशिएंट था डेवलपमेंट? हमें जहां होना चाहिए था 70 साल के बाद, क्या हम वहां पर हैं? क्या वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गए जो हमें चाहिए था ग्लोबल? देखिए नेहरू जी की चलिए मैं तारीफ करता हूं, सारे देशों में घूमते थे, ग्लोबल लीडर बने थे, यहां जाना वहां जाना, हर जगह जाना। तो इतना ग्लोबल विजन नहीं था क्या कि डेवलपमेंट के मामले में भी वो रोड और ये सारी चीजें करें? चूक तो हमारे नेताओं से हुई ना। और चलिए मैं ये भी बोल देता हूं, जिनको हमने वोट दिया, गलती हमारी है, गलती जनता की है, आप नेताओं की नहीं है। हमने गलती की कि हमने ऐसे नेताओं को अभी तक बैठाया। चलिए मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे, एक एक रिएक्शन में सबका ले लेता हूं। मनोज पंडित, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोलिए, फिर उसके बाद मैं आ रहा हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे वरुण जी कांग्रेस के मित्र जो कह रहे हैं कि भाई हमने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं, आपने कुछ नहीं किया, पर जिस स्पीड से करना था, जिस तेजी से करना था, उस तेजी से काम नहीं हुआ। आज जो हम लोग पिछली सरकार और अब की बात हम जो कह रहे हैं कि जितना नेशनल हाईवेज पे काम हुआ, जितना कनेक्टिविटी पे काम हुआ, जितने मूलभूत सुविधाओं पे काम हुआ, इतनी स्पीड से काम, इतनी तेजी से काम किसी सरकार ने नहीं किया। अगर इतनी तेजी से हम पहले की सरकारें काम कर रही होती तो शायद आज हमारे देश की कुछ और ही रूपरेखा होती।
ठीक है, वरुण पुरोहित, अब आप बोलिए। मिश्रा जी ने भी आपको काफी कुछ कहा और मनोज पंडित का भी जवाब दीजिए। मैंने आपको कह दिया 2022 में ब्राह्मणों की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है और जो पत्रकारों की, मीडिया को जो क्रश करने की स्थिति है, किसानों की जो स्थिति है और बेरोजगारी के मामले में अभी अंतिम समय में कह रहे हैं आज का युवा कभी भी ऐसे छलावे में आने वाला नहीं है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। बहुत बढ़िया, बधाई। आखिरी कमेंट फिर मुझे वाइंड अप करना है। नहीं देखिए, हमारी शुभकामनाएं खैर सभी दलों को है, उसमें कोई वो नहीं और राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ठीक है, फिगर अभी भी हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो जो बेसिक जरूरतें देश को थी, जिसका सपना शायद सभी सरकार के विजनरी लोगों ने देखा था, सभी नेताओं ने देखा था, लेकिन सरकार बचाना पहली प्रायोरिटी होती थी, तो वो मुद्दे से और उन चीजों से भटक जाते थे। वो चीजें अब हो रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बड़ी बहस लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।